MCom first year. I'm Professor Sonia Digpa from SRGM College. So, in this lecture, we have discussed our subject income tax, second chapter heads of income, lecture number 4. This was our fourth lecture which we have discussed about income from house property. In last lecture we have covered the income from salary format. So in last lecture we have discussed about the income from salary concept, and now in this lecture we have to move forward to our second heads of income is income from house property. As I know, in last lecture we have also discussed कि income from house property का section 22 टू 27 तक के अंतर्गत जितने भी यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अजम्पशंस, डिडक्शंस और लिमिटेशंस जो भी उसकी एंट्रीज वगैरह रहेंगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेक्ट्स ऑफ आएंगे. So what is the meaning of income from house property? We have discussed now in a detailed way. So now we have to move forward to read that concept. First of all, the income from houses, buildings, bungalows, godowns, etc. to be computed and assessed to tax under the heads of income from house property. So इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सैलरी कि जो व्यक्ति सैलरी बेसिस पे इनकम अर्न करते हैं वो सैलरी के अंडर आते हैं, और जो व्यक्ति इनकम अपनी अर्न कर रहे हैं घर का यानी कि भाड़े पे देने से, लेन देन से, बंगलोज को बिल्डिंग उनकी रहेंगी, बंगलोज रहेंगे, गोडाउन्स रहेंगे, उनको वो यानी कि टैक्स पे वो उनको भाड़े पे दे देते हैं, या उनकी खुद की बिल्डिंग को वो किसी दूसरों को रहने के लिए ऑक्यूपाई के बेसिस पे दे देते हैं रहने के लिए व्यक्ति को. तो वो जो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टीज से अर्न करते हैं सैलरीज, मतलब उनको चाहे आप बेच दो प्रॉपर्टीज़ को, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ को, या बंगलोज को हो गया, गोडाउन्स हो गए, या आप उनको भाड़े पे देके उनसे जो पैसा कमाते हो अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो वो किसके अंडर चार्ज होंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐसे लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को यानी कि ऑक्यूपाई बेसिस पे, रेंटल बेसिस पे और टू पे बेसिस पे, लीज होल्ड बेसिस पे देते हैं, दे हैव चार्ज देयर इनकम इन द income from house property. So the income under this head is not based upon the actual income from the house property but the notional income or annual income of that building. So ये अगर इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी पर्टिकुलरली इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल एक्चुअल इनकम. इनकी जो एक्चुअल इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में हम बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पर ऐसा यानी कि इसमें कुछ अलग ही यानी कि चेंजमेंट है. इसमें क्या है कि ये जो बिल्डिंग की नोशनल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, जब आप बिल्डिंग को पूरा कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसका जो एग्जैक्ट एक वैल्यू आती है, उस बेसिस के ऊपर जब आप बेचते हो तो उसी बेसिस का जो मटेरियल कॉस्टिंग है, जो मार्केटेशनल वैल्यू है, उसके ऊपर इसकी इनकम चार्जेबल होगी, ना कि इसकी टोटल एक्चुअल इनकम के. इसकी एक्चुअल इनकम कितनी है वो उस बेसिस पे ये प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं होगी, बट दे आर चार्ज देयर नोशनल इनकम ऑफ देयर हाउस प्रॉपर्टी. जब हम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इनकम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है, जो भी यानी कि व्यक्ति अपनी इनकम प्रॉपर्टी के टूवर्ड्स अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके या बेच के या रेंटल बेसिस पे या हायर परचेज के बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टीज़, चाहे बंगलो हो, गोडाउन हो, बिल्डिंग हो, इनके थ्रू इनकम अर्न करता है, वो उसकी इनकम गवर्नमेंट को वो टैक्स भरेगा किसके अंडरली? अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, सो ऐसे व्यक्ति अपनी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत पे करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स अपने फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बेसिस पे. ओके, सो नाउ द स्कोप ऑफ हेड्स ऑफ इनकम अंडर दिस हेड इज लिमिटेड टू द इनकम्स फ्रॉम बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिमेंट टू बिल्डिंग्स ओनली. तो ये जो स्कोप है, जब भी आप यानी कि अभी हमने बोला था कि लास्टली वी डिस्कस, जब भी इनकम फ्रॉम हेड्स ऑफ इनकम यानी कि
बिल्डिंग के ऊपर अगर चार्ज जब होता है और या अपार्टमेंट किसी को आप भाड़े पे देते हो तो उसके अंतर्गत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलो अप करने पड़ते हैं जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट है टैक्स टू बी लीवर्ड ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑन एक्चुअल रेंट रिसीव। सो टैक्स कैन बी, जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो एनुअल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करा जाएगा, ना कि एक्चुअल रेंट रिसीव बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करा जाए कि उस व्यक्ति ने कितना एक महीने का रेंट रिसीव किया उस बेसिस पे नहीं, बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है टैक्स सिर्फ उस पे वैल्यू पे कैलकुलेट होगा जो भी पर्टिकुलर असीसी की वो प्रॉपर्टी है। असीसी शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और अगर किसी यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर होनी चाहिए और वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, तभी उसकी इनकम कैलकुलेट होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। ना कि वो अगर वो व्यक्ति आपका सपोज भाड़ोतरी है या कोई भी मतलब ऐसा लीज बेस पे आपके रह रहा है, उसकी इनकम वो जो रेंट पे कर रहा है वो उसका मालिक नहीं होगा और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बट उस प्रॉपर्टी को जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जो उसका ओनर है, उस वही सिर्फ व्यक्ति एलिजिबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। देन द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ असिसी बिजनेस और प्रोफेशन। और वो प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकता, प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकता, तभी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत चार्ज होगी। अगर वो प्रॉपर्टी सपोज बंगलोज वगैरह अगर आपने भाड़े से दिए हैं, अगर आपने बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस पे उसे यूज़ करा है उस जगह को, लैंड को, जगह को, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं आएगी और ये टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। एंड ये प्रॉपर्टी आपको प्रॉपरली यूज़ अगर करनी है तो हाउस प्रॉपर्टी बेसिस पे ही सिर्फ कैलकुलेट होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ना कि आपके बिजनेस और प्रोफेशन के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी पे आपको कोई राइट नहीं है यू कैन charge the or calculate your income. Then in case of dispute about ownership, the person who is receiving the benefits will pay the tax till the dispute is settled. अगर मालिक या किसी भी जो लीज होल्ड के बेसिस पे कोई भी यानी कि उनका मत वाद विवाद हो गया है या झगड़ा हो गया है, जब तक वो पर्सन जो उसका मालिक है प्रॉपर्टी का, सिर्फ उसके पास राइट है टू take a payback of that kind of dispute and settle. Otherwise they have no to solve anyone to mediate on that situation. Then letting out property for smooth conduct for assessee or business or profession will not be treated as income from house property. So, letting out of property for smooth conduct of assessee business or profession will not be treated as income from house property. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो और उसको आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो बिजनेस और प्रोफेशन के बेसिस पे, आपने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट डाल दिया, तो वो प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर चार्ज नहीं होगी। आपकी इनकम चार्ज सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही चार्ज होगी, ना कि अगर आपने वहाँ पे अपना प्रोफेशन बिजनेस या कोई भी काम यानी कि स्टार्ट कर दिया है तो बिजनेस वगैरह, तो वो प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्टली दे कैन बी नॉट क्लासीफाई अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो सिर्फ प्रोफेशन के बेसिस पे चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बेसिस पे, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन लास्ट, income from subletting of house property will be treated as income from other sources, not to be income from house property. अभी यहाँ पे बोला गया अगर आपकी इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मतलब सब पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर आ रही है तो वो आपकी इनकम किसके अंदर चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। सो ये आप लोगों को ये रूल्स याद रखने हैं। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशंस के बेसिस पे अगर इनकम है, सो दे कैन बी चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम नॉट कैन बी सॉरी
इफ़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही आपकी चार्ज होगी। अगर आपके बंगलो आपने रेंटल बेसिस पे या किसी को भाड़े से दिया है या किसी को घर आपने बेचा है, सो जो उसी के बेसिस पे आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, जिससे अगर आप इनकम अपने प्रॉपर्टी के थ्रू ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ उसी के बेसिस पे चार्ज होगी। अदरवाइज अगर आपने वो प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस या प्रोफेशन डाला है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं है। और अगर इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कर भी अगर आपने बिजनेस, अगर आप अपना काम कर रहे हो सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी की, तो भी वो इनकम किसके अंदर कैलकुलेट होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे उसका कोई भी बाधित नहीं होगा। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर वो जगह पे आपने प्रोफेशन या बिजनेस किया तब भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आएगी, और इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत किया तब भी वो आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आएंगी। सो ये आपको दो रूल्स याद रखने हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहे हो तो जो पर्टिकुलर ओनर है, उसका मालिक है, वो प्रॉपर्टी का वही सिर्फ एलिजिबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। अगर कोई भाड़ोतरी है या कोई भी रेंटेड बेसिस पे है या कोई भी लीज बेसिस पे है या हायर परचेसर है, दे आर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स ऑन द हाउस प्रॉपर्टी बेसिस। सो ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, if land is taken on long term lease and building is constructed on that, the person who takes the land on lease will be treated as the owner. The land, अगर किसी व्यक्ति ने, सपोज अगर एग्जांपल करा, अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने भाड़े से बहुत समय तक के लिए घर लिया हुआ है, ओके, तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का एज एन मालिक जाना जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा समय तक के लिए वो भाड़े पर अपने यानी कि रह रहा है उसमें, तीन यानी कि अराउंड 6-7 सालों से अगर वो व्यक्ति एक प्रॉपर्टी के अंतर्गत रह रहा है, वो उसने ऑक्यूपाई खुद ने भाड़े से लिया है, खरीदा है, यानी कि तो वो व्यक्ति क्या एज एन चार्ज होगा, वो एक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक चार्ज होगा, और वही प्रॉपर्टी पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे अप करने के लिए बाधित है। देन सेकेंड, वेयर द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज, द मॉर्गेजर विल बी ट्रीटेड एज ऑन ओनर। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी मॉर्गेज बेसिस पे रखी है, मॉर्गेज कर्जे में आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी रखी है, किसी को कर्जा यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कर्जा निकाला है, तो आप जो मॉर्गेजर हो वो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक तब तक, जब तक आप कर्जा पे नहीं कर देते तब तक आप उसके मालिक हो, कर्जा पे अप करने के बाद भी। अगर आपने किसी को मॉर्गेजर जो भी रहेगा, जो यानी कि पर्टिकुलर अगर मॉर्गेज पे आपने बैंक को भी यानी कि प्रॉपर्टी दी गई है, तो बैंक विल बी द ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड दे आर पेइंग द टैक्स ऑन दैट बेसिस। If a property was constructed in the name of partnership firm, the firm will be accessible as the owner. 4 यानी कि किस तरीके से आपको मतलब उसकी पर्टिकुलरली अगर हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मतलब मालिकता मिलेगी, जब मान्यता मिलेगी जब आप ओनर हैं, यहाँ हम वो डिस्कस कर रहे हैं। पहले अगर आपने कोई बहुत समय तक के लिए वो लैंड को, जगह को यूज़ कर रहे हो अपने रहने के लिए, और आप बहुत 4-5 सालों से उस जगह पर रह रहे हो, तो आप मालिक हो और आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, वो आप, यू आर द ओनर ऑफ दैट। अगर वो व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखा है, तो जो व्यक्ति मॉर्गेजर रहेगा वो भी ओनर रहेगा उस प्रॉपर्टी का। अगर कोई व्यक्ति, सपोज पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत 2 से 3 मेंबर रहते हैं, और 2 से वो 3 मेंबर अगर कोई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट बनाते हैं प्रॉपर्टी पे और वो अपना बिजनेस रन करते हैं, तो वो तीनों के तीनों मेंबर उस प्रॉपर्टी के क्या रहेंगे, मालिक रहेंगे, ओनर रहेंगे। अगर उन्होंने वो बिल्डिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है, बनवाया है, तो वो क्या रहेंगे, ओनर रहेंगे ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इफ़ अ पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज वेस्टेज कस्टोडियन ऑफ evoque property is not the owner of the property for the purpose of this head. अगर कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत किसी की कस्टडी में, कोई केस के अंतर्गत कस्टडी में वो चली जाती है, अगर वो प्रॉपर्टी की कोई केस चल रहा है, ओके, सो दे आर द पर्सन हु विल नॉट बी कॉल अप एज एन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द government rules. The person must be owner of his own right and not sale on behalf of the owner.
ओके तो जो उस व्यक्ति का मालिक रहेगा, जो प्रॉपर्टी का जो व्यक्ति मालिक है, सिर्फ उसी के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को बेच सके। अदरवाइज उसके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी एलिजिबल नहीं है टू पे टैक्स। ओनली द ओनर हैव दैट राइट टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। और मालिकी है जो, यानी कि सब डिसीजन जो लेना है, राइट्स है, उसी के पास रहेगी, ओनर के पास, ना कि कोई थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी के पास। ओके सो ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर ओनर इस तरीके से, हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई है तो ओनरशिप उसको किस तरीके से, मालिकता है उसे किस तरीके से मिलेगी, यहाँ उन्होंने बाधित और बताया गया है क्लियरली। होप यू अंडरस्टैंड। और डीम्ड ओनर, ये डीम्ड ओनर अगर सपोज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डीम्ड ओनर आई हैव रीड, देन आई हैव टेल यू द एक्सप्लेनेशन। अ पर्सन हु ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज सपोज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन विल बी डीम ओनर ऑफ द हाउस। ओके अगर कोई यानी कि मालिक अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है अपनी वाइफ को, अगर किसी के विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर एक सपोज अगर आपकी प्रॉपर्टी है एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, एंड अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो विदाउट, मतलब किसी का भी मत, यानी कि बाकी के घर वालों का मत जाने बिना अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी या किसी बच्चे के नाम पे, माइनर चाइल्ड के ऊपर, सो यू हैव टू कॉल एज एन डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस। तो आप अपनी प्रॉपर्टी, तो आप वो कौन से व्यक्ति कहलाए जाएंगे उस प्रॉपर्टी के, यू कॉल एज एन डीम्ड ओनर ऑफ दैट लॉ, एज पर दैट लॉ, बिकॉज यू लिव इन दैट अग्रीमेंट। आप ये अग्रीमेंट, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी दूसरी अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करी है, तब आप क्या हो गए उस प्रॉपर्टी के डीम्ड असीसी एंड डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर आप कभी अपने माइनर चाइल्ड को अगर ट्रांसफ़र करो, अनमैरिड डॉटर को करो, अपनी बच्ची को करो, और किसी का भी कंसिडरेशन ना लो, मतलब किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का मत ना लेने के बजाय आपने वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड कर दी है अपनी वाइफ को, अपने माइनर चाइल्ड को, या अपनी बेटी को, या किसी भी व्यक्ति को, सेकंड पार्टी को अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है या बेच दी गई है या अपने किसी के दे दी गई है, तो आप उस प्रॉपर्टी के क्या कहलाए जाओगे, डीम्ड असीसी और डीम्ड ओनर। अ मेंबर फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि डीम ओनर कौन है, द पर्सन हु ट्रांसफ़र हिज प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा किसी भी फैमिली मेंबर को विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, मतलब बाकी किसी का मत जाने बिना, दे आर कॉल अप एज एन डीम्ड ओनर और डीम्ड असीसी ऑफ एन हाउस प्रॉपर्टी। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ हु। अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि कौन है डीम्ड ओनर और डीम्ड असीसी, सो आपको ये याद रखना है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी फैमिली मेम्बर में से, चाहे उसका चाइल्ड हो या उसकी वाइफ हो या उसकी डॉटर हो, उसको ट्रांसफ़र करी है, बट उनका कोई भी किसी का कंसिडरेशन लिए बिना, तो वो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, डीम्ड असीसी और डीम्ड ओनर, वो उसका डीम्ड ओनर रहेगा। ओके सो दिस आर द डीम्ड ओनर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनुअल वैल्यूज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनुअल वैल्यूज़ को अगर हम प्रिस्क्राइब करें, एनुअल वैल्यू अभी का हमें ये याद रखना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यूज़ पे चार्ज होगी, ना कि एक्चुअल वैल्यूज़ पे, ना कि एक्चुअल रेंट बेसिस पे चार्ज होगी, एक्चुअल इनकम पे। बट एनुअल इनकम की जो भी रहती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल इनकम पे चार्ज होगी। और एनुअल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, एक्चुअल रेंट, कि प्रॉपरली एक महीने का एक्चुअल रेंट, अगर आपने रेंटल बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी को दिया है, भाड़े से दिया है, तो उसका एक महीने का भाड़ा, एक एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है, रियल रेंट वैल्यू, उसकी रियल रेंट वैल्यू कितनी थी, तब आपने एक्चुअल पे उनको कितना वो आपने सपोज आपने 10,000 भाड़ा दिया है, तो पर मंथ आपको वो 8,000 दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, रियल रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट आपने रिसीव जो किया है। और म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, कि उस प्रॉपर्टी की म्यूनसिपलिटी ने क्या वैल्यूएशन लगाई है, उसका जो पानी का यानी कि बिल है, घर की प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसका पानी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी म्यूनसिपलिटी, तो अब उन्होंने उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, घर की वैल्यूएशन के हिसाब से कितना उसका रेंटल वैल्यू निकाला है।
ओके। और गवर्नमेंट उसका घर यानी कि जैसे घर पट्टी आप देख सकते हो भरते हो, तो गवर्नमेंट ने उसका वो कितना रेंट निकाला है वो आप कैलकुलेट करोगे। फेयर रेंटल वैल्यू, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली फेयर रेंटल वैल्यू किस तरीके से होगी, एंड स्टैंडर्ड रेंट। तो ये सारी चीज़ें से आप क्या निकालोगे, यू कैन फाइंड आउट योर एनुअल value. So these are the 5 types. Whether we find out annual values, we have to calculate all these types and then we find out the actual annual value of our income from house property. So whether we determination of annual value, जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तब हम किस किस चीज़ों को कैलकुलेट अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ यूज़ है, यानी कि उस व्यक्ति का खुद का घर है और वो व्यक्ति खुद ही वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, भाड़े से उसने नहीं दिया है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो वो उसकी प्रॉपर्टी किस बेसिस पे चार्ज होगी, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा अकॉर्डिंग टू ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और वो उसकी प्रॉपर्टी जब वो अपना अकाउंटिंग करेगा, अपने हाउस प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग को इनकम कैलकुलेट करेगा, तब वो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट अपनी एनुअल इनकम करेगा और एनुअल वैल्यू। अगर उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी अपनी भाड़े के रेंटल बेसिस पे यूज़ करने के लिए दी गई है, सो दे कैन बी कॉल अप एज एन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. So that property is charged under लेट आउट प्रॉपर्टी. तो मतलब भाड़े से अगर दी गई है तो वो मतलब भाड़ा कितना है तो वो उसका फॉर्मेशन अलग होगा. तो भाड़े पे किस ओनर को दिया गया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी उस बेसिस पे चार्ज होगी, एनुअल वैल्यू उसकी उस बेसिस पे कैलकुलेट होगी. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब उसकी व्यक्ति वो प्रॉपर्टी खुद के लिए यूज़ कर रहा है, खुद के डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहा है डेली, तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है. अगर वो व्यक्ति ने पार्शली लेट आउट प्रॉपर्टी में कैसा रहेगा कि अगर उसने किसी को दूसरे व्यक्ति को भाड़े से वो अपनी प्रॉपर्टी दी है ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस, तो वो प्रॉपर्टी दे आर एलिजिबल टू पे दैट काइंड ऑफ अमाउंट टू द गवर्नमेंट और टैक्स उस नॉमिनेशन. तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा फॉर हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन. सो ये सारा फॉर्मेशन इनका डिफरेंट होगा हाउस प्रॉपर्टी का. तो यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन डिस्क्राइब करी गई है कि हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट बेसिस पे अगर हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं, सो व्हाट अ काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट. वी हैव टू कंपेयर मार्जिनल म्यूनसिपल रेवेन्यू वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू. सो म्यूनसिपल रेंट वैल्यू को कैलकुलेट हम करते हैं, रेंटल वैल्यू कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड रेंट को, और ताकि वो लोअर रहना चाहिए अपना एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से. तो ये आप लोग लेट आउट प्रॉपर्टी में कैलकुलेट, और लेट आउट प्रॉपर्टी आपको पूरे साल के लिए कैलकुलेट करनी है, बट इसके लिए कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं होगी. एंड नो कैन बी अनरियलाइज रेंट कैन नॉट बी कैलकुलेट, बट दे आर ओनली कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इसमें जब आपका इसका प्रॉपर कैलकुलेशन होगा उस बेसिस से आप पूरा क्लियर कर पाओगे कि लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करना है. पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना है एज पर गवर्नमेंट रूल्स. देन यू हैव टू डिडक्ट द लोकल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो ग्रॉस वैल्यू को निकालने के लिए भी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. म्यूनसिपल टैक्स इंक्लूड सर्विंग चार्जेस, सैनिटेशन फीस, वाटर फीस एक्सेट्रा. जो गवर्नमेंट को अगर आपको भाड़े से दी गई है तो आपको गवर्नमेंट को क्या क्या उसका म्यूनसिपाल्टी का टैक्स पे करना पड़ेगा. जो भी आपको वो पर्टिकुलर ओनर ने सर्विसेज दी हैं उसका आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस पर. और आपने पानी का खर्च जो आपको मिल रहा है मंथली बेसिस पे, एक साल का जो आप कैलकुलेट अगर इनकम रेंटल बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो लेट आउट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा. तो उनकी एनुअल वैल्यू किस तरीके से लेके निकलेगी, नेट एनुअल वैल्यू. जब आप पहले ग्रॉस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आपको बाकी के सारे म्यूनसिपल टैक्स इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस, वाटर चार्जेस, सैनिटेशन चार्जेस, तो ये लोकल अथॉरिटी को ये टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे. म्यूनसिपल टैक्स अगर आप लोग टेनेंट हो यानी कि कर रहे हो तो ये सारे अलाउंसेस डिडक्ट होंगे और आप यू कैन लाइबल टू पे दैट काइंड ऑफ tax to as per the government rules. You are allowed to pay that kind of tax to the government.
अगर आप भाड़े से भी रह रहे हो तब भी आप एक्चुअली ये सारा अमाउंट पे अप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। अगर आप ओनर हो और ओनर ये सारे चार्जेस खुद कलेक्ट कर रहा है वो भाड़े कर से, तो वो सारे चार्जेस जब एक साल पूरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। सो ये सारा फॉर्मेशन इस तरह का रहेगा। और लैंड प्रॉपर्टी का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत डिडक्शन चार्जेबल होगी। ओके इसका प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया था, पहले ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ग्रॉस वैल्यू के बाद इसमें से आपको डिडक्ट क्या करना पड़ेगा, म्यूनसिपल टैक्स, वाटर, जो भी आपने फैसिलिटीज़ लेट आउट, मतलब आपने यू आर रेंटल बेसिस पे हैं, आप अगर भाड़ोतरी हैं तो आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेंगी। अगर वो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो एज एन रेंटल बेसिस, you are the lessor, okay, so you have to pay। और लेट आउट प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी को, उसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, अंडर डिडक्शन कितना भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24 के तहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो भी एनुअल वैल्यू निकलेगी, जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है उस पर 30% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्चुअल रेंट 1:5 उसका अमाउंट दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। So that kind of repairing amount which they have to pay as to the government rules and regulation. An annual value of self-occupied property we have discussed in our next lecture. Okay, hopefully you understand all these concepts in a very detailed way. In next lecture we have discussed about self-occupied property, what is the meaning of self-occupied property. So hopefully you understand. If you have any query regarding to not understanding any concept, you mention your queries in your comment box, and also for attendance you have to make a procedure, like this video, subscribe my YouTube channel, and also in comment box mention your details like your name, roll number, class, specialization। और अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटिंग टू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी वन कॉन्सेप्ट, सो यू कैन राइट योर रिव्यूज इन योर कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू टू ऑल योर फ्यू स्टूडेंट।